नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी अरसे के बाद एक ख़बर मैंने पढ़ी और मुझे ऐसा लगा जैसे इस मामले में आंखें खुली हैं उन लोगों की जिन्होंने फ़ैसला साजी करनी है। अब बाकायदा कानून मुरतब किया जा रहा है इस मुल्क के अंदर कि डिजिटल एसेट्स को असासों के अंदर शामिल किया जाए। नाजरीन, आप जानते होंगे कि मैं आगाज़ में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल एसेट्स, NFTs, इनके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कॉशस था और कई मरतबा प्रोग्राम के ऊपर मुठभेड़ भी हुई जनाब वक़ार ज़का साहब के साथ, जिसके बाद वक़ार ज़का साहब ने मेरी मीम्स भी बनाई, मेरी मलफत में वीडियोज़ भी बनाई और मुझे ख़ुद भी बड़ा अजीब सा लगा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसीज़ की एक अहमियत दुनिया में बढ़ती चली गई और उनके साथ फिर दोबारा से इसी मौजू के ऊपर प्रोग्राम भी हुआ, उसमें भी गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर बात है जहाँ मुझे समझने में कुछ गलती हुई वो मुमकिन है उनको समझाने में भी कुछ गलती हुई। नाज़रीन, दरअसल मसला ये नहीं था कि डिजिटल एसेट्स हकीकत हैं कि नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर आम फहम ज़ुबान के अंदर ये समझाने वाला शख्स हमारे पास मौजूद नहीं था। मुझे बड़े साल लगे, फिर मुझे ये शोबे में तहकीक करने का और पढ़ने का मौका भी मिला क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इल्म तदरीस से है। और जब फिनटेक सामने आया यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के अंदर डिजिटल वॉलेट्स और डिजिटल तरसील ज़र शुरू हो गई। आपको पता होगा कि अब तो जैज़ कैश, ईजी पैसा व इस तरह की जितनी ऑनलाइन वॉलेट्स पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, इनकी तशहीर नहीं कर रहा, ये मौजूद हैं। लोग कैश भेजते हैं एक दूसरे को, रिसीव करते हैं एक दूसरे से। फिर आपको पता है रास्त नाम का सिस्टम भी आ गया जो स्टेट बैंक ने जो तश्कील दिया है। उसके बाद काम इतना आसान हो गया, आप जिसको मर्जी जब चाहें पैसे भेज दें। स्टेट बैंक को भी इसकी आगाही हो गई। लेकिन सन 2000 से चलने वाला जो एक हमारा टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन का एक दावा था वो माजरत एक अजीब से खटाई में पड़ गया। अब मैं चुपचाप मामलात को देख रहा हूँ। राज की बातें मुझे बहुत पता है कि ये सारे बिल्डर हमारे दुबई कैसे पहुँचे हैं। जब पाकिस्तान में 10 रुपये आप बाहर नहीं भेज सकते बगैर फॉर्म भरे, पैसे दुबई कैसे पहुँचे हैं। इस वक्त सारे पाकिस्तानी बिल्डर दुबई में बैठकर बॉलीवुड स्टारों के साथ तस्वीरें कैसे खिंचवा रहे हैं। आप मेरे करीब आ जा हैं, वो कौन सा है, जमाल कद्दू है ना, वो गाने वाला जो है उसके साथ तस्वीरें आ रही हैं, है ना। बाबा जी, पीर बाबा भी है ना, वो जो जिन्होंने कराची शहर के बाहर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं, पीर बाबा, वो भी दुबई चले गए हैं। ब्रोकर अभी भी डांस कर रहे हैं। ये वही ब्रोकर थे नाजरीन जो कहते थे पाकिस्तान में सरमाया रखो, पाकिस्तान की कुव्वत बनो, पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी में पैसा डालो। अब पीर बाबा दुबई चले गए, वहां जाके डिस्को डांस कर रहे हैं पीर बाबा के साथ। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? भाईजान, सबको जानता हूं मैं, सारी फिल्म पता है मुझे। हाँ, औरंगजेब का क्या है, औरंगजेब आज इधर कल उधर। औरंगजेब की तो अभी बताता हूं मैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं इसके साथ। कल गया था दुकान के ऊपर स्टिंग पीने के लिए, इसके साथ बड़ा सीन हुआ है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब मोहम्मद हारून साहब, जो कि क्रिप्टो करेंसी की जो शोबा है, ब्लॉकचेन है, उसके मुहक्किक भी हैं और पाकिस्तान में डिजिटल एसेट्स के हिसाब से इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। जब शुरू के अंदर डिजिटल वॉलेट्स तैयार हुए हैं, डिजिटल बैंकिंग आई है, तो इन्होंने बड़ा पिविटल रोल अदा किया। वेलकम करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी मेरी बातें सुन रहे होंगे, तमहीद मैंने लंबी खींच दी। पिछली दफ़ा आप प्रोग्राम पे आए थे तो मैंने आपके साथ कुछ रवैया ठीक नहीं था, कुछ सख्त बातें आपको कही थी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे माजरत कर सकता हूँ, ऑन एयर आपसे माजरत कर लेता हूँ। नहीं अली भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपका, अली भाई का और अब तक न्यूज़ का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस चैनल पर बुलाया, दावत दी। और जहाँ तक ये बातें देखें, वो सारी बात होती है अवेयरनेस की, अंडरस्टैंडिंग की। जी। और मैंने हमेशा से कहा है कि इसकी पीछे जो टेक्नोलॉजी वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जी। उसको पढ़ना, उसको समझना वो बहुत ज़रूरी है। तो जिसको ये समझ आ जाती है उसको फिर क्रिप्टो करेंसी की भी समझ आ जाती है। जी। तो जहाँ तक बात है उस प्रोग्राम की, मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उसको समझ लें, उस गलती का अजाला कर लें। नहीं, असल में आपके प्रोग्राम से बिल्कुल पहले मेरा प्रोग्राम जनाब वक़ार ज़का साहब के साथ हुआ था, तो वो थोड़े, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया था, उनका गुस्सा मैंने आप पर निकाल दिया था। सॉरी, मैं आपसे माफ़ी कर लेता। इस पर तो कोई, मैं इस पर डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये कि आप, मौका ऐसा है कि हमें इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अभी भी मैं सबसे कहता हूँ कि अगले 6 से 8 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
अच्छा नहीं, लेकिन एक चीज से शुरू करते हैं। देखिए मैं पहले कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि समझाने वाले ने मुझे सही से नहीं समझाया। देखिए आपको पता है सेनेट के अंदर कह रहे हैं कि बिल पेश होने वाला है। बिल्कुल। मुझे जो समझाया गया ना, जिस बात पर मैं बफर गया था, वो ये था कि सतोशी फतोशी खतोशी इस चक्कर में पड़ गया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि दरअसल ये ब्लॉकचेन है क्या। मुख्तसरन ज़रा आसान अल्फाज के अंदर हमारे आवाम के लिए समझाइए कि ब्लॉकचेन क्या है, ताकि हम आगे बढ़ सकें गुफ्तगू में। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है और इसकी जो सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है वो है बिटकॉइन की। इसको समझाने का आसान तरीका ये है कि जब 2000 में, इससे पहले जो एक साहब थे डेविड शैम, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाली थी डीजी कैश के नाम से। उन्होंने क्या किया था कि इस पर दो इशू थे हमारे मेजर। एक तो था सेंट्रलाइजेशन, उसको उन्होंने ख़त्म करके डिसेंट्रलाइज किया, और दूसरा था डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम, कि मैं अगर एक दफ़ा पैसे किसी को भेजूं तो मुझे दोबारा ना भेजने पड़े, यानी कि ट्रांजेक्शन को मुझे इरिवर्सिबल भी हो और दूसरा है कि दोबारा ना सेंड करना पड़े। लेकिन उसमें कुछ खराबी, यानी 2 दफ़ा उसी रिसीट पर पैसे ना पेमेंट हो जाए। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको ईमेल की, आपको मैंने कोई मीडिया मैंने आपको भेजा, आपको नहीं मिला, आपने कहा हारून इसको दोबारा भेज दे, मैंने दोबारा भेज दिया। डॉलर के मामले में, डिजिटल कैश के मामले में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको दोबारा भेज दूँ। तो वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ गए थे। उसके बाद फिर हुआ है कि एक एनोनिमस पर्सन सतोशी नाकामोटो ने एक डिज़ाइन किया प्रोटोकॉल, जिसका नाम उसने बिटकॉइन रखा, और उसमें इसने दोनों मसलों को हल किया, सेंट्रलाइजेशन को भी ख़त्म किया और डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को भी उसने जो है वो ख़त्म किया। तो उसमें टेक्नोलॉजी में जो समझने का तरीका, वो डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है कि नॉर्मली जिस तरह बैंकिंग चैनल में या किसी एक बड़े मेन पार्टी जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करती है, मिडिल पार्टी का रोल प्ले करती है, तो उसमें हमेशा से एक एक्सेल शीट में समझ लें जिस तरह एक डेबिट क्रेडिट का होता है कि अली ने अगर हारून को पैसे दिए तो हारून के पास क्रेडिट हो रहा है, अली के पास डेबिट हो रहा है। इसके अलावा इसी तरह और बहुत सारे लोग इसका हिस्से हैं, तो वो डेबिट क्रेडिट लेजर जैसा, सिंपली लेजर कह सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज लेजर है जहाँ पर आप सिर्फ डेबिट और क्रेडिट को आप नोट कर रहे हैं और अपना फाइनल बैलेंस बता रहे हैं। एज फार एज द डिसेंट्रलाइजेशन इज कंसर्न, बिटकॉइन इज कंसर्न, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक ब्लॉकचेन इज कंसर्न, वहाँ पर ये होता है कि हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो होता है एक ब्लॉक के अंदर महफूज हो जाता है। यानी कि आज फर्ज कर लें कि आज अभी यानी जो ट्रांजैक्शन हुआ वो मैंने भी अपने कंप्यूटर पे लिख लिया, एजाज ने भी लिख लिया, चिंटू ने भी लिख लिया, औरंगजेब ने भी लिख लिया, मुस्तकीम ने भी लिख लिया, यानी सारी दुनिया के अंदर जितने लोगों के पास ये इख्तियार मौजूद है उन्होंने अपने पास नोट कर लिया। सही बात, बिल्कुल ऐसी है। जैसे आज अगर मैं देखूं आसान तो इस वक्त कोई 8,80,000 के करीब इसके ब्लॉक्स बन चुके हैं। हर ब्लॉक के अंदर 4 से 6,000 ट्रांजेक्शन, 8,000 ट्रांजेक्शन मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लें कि 2016 में आपने मुझे कोई ट्रांजेक्शन की और वो आज मेरे पास रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड जो होगा वो 2016 में रिकॉर्ड हुआ होगा एक खास ब्लॉक में, जो भी उसका नंबर हुआ होगा। आज अगर हारून अगर उस 2016 के बाद आज जाके किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं तो मेरी जो ट्रांजेक्शन होंगी वो उस ब्लॉक से आ रही होंगी जब मैंने आपसे पैसे रिसीव किए होंगे, जहां पर मुझे वो रिसीविंग आ रही होगी। तो इस तरह से ब्लॉक, यानी इंफॉर्मेशन और डेटा की बुनियाद के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी चल रही है, बिटकॉइन। बिल्कुल ऐसी है। और मतलब मुतादिद होंगी इस तरह की जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर चल रही होंगी। बिल्कुल ऐसी। अभी तक तकरीबन, जब ये 2016 की बात है, जब पहला बुल रन आ रहा था, उस वक्त ये कोई 600 करेंसी थी। फिर 2020-21 में आया, उस वक्त ये 1800 करेंसी थी, और आज जो है इस वक्त 32,000 करेंसीज मौजूद है इंटरनेट पे। अब 32,000 जो है, अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपके टॉप कॉइन्स भी हैं, मिड कैप कॉइन्स भी हैं, लो मार्केट कैप कॉइन्स भी हैं। इसमें अगर आप उनको कैटेगरीज बनाएं तो इसमें आपको मीम कॉइन नजर आएंगे, आपको इसमें आपको डीपी नजर आएगा, आपको इसमें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान शायद ये इरादा रखती है कि मुस्तकबिल में जाकर एक पाक कॉइन भी आ जाए। देखिए, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इरादा है वो तो ये चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने जो सुना है मेरे जो, जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह एक कंपनी दुनिया में, उसका नाम है टेथर, उसको टीथर बोलें, टेथर बोलें। यूएसडीटी ने क्या किया है कि अपने बैक बाय यूएसडी कर लिया है, यानी कि जब उसको यूएसडीटी की जरूरत पड़ती है तो उसको मिंट कर लेता है और अपने पास बैंक डिपॉजिट में वो पीछे बैक कर लेता है कि मेरे पास इतने यूएसडी पड़े हुए हैं। वो कंपनी आज तक कामयाब चल रही है और इसकी बुनियादी वजह यह कि वो एक स्टेबल कॉइन का काम कर रही है। पीकेआर को भी हम स्टेबल कॉइन समझ सकते हैं। इसके पीछे हमें या तो उन कंपनी के साथ या अपनी कंपनी मुरतब करनी पड़ेगी जहां पर वो अपनी पब्लिक ब्लॉकचेन बनाएंगे और हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो होगा वो ब्लॉक के अंदर हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा फायदा ये तो पेपर से आप बच जाएंगे, आपके पास ऐसी इकोनॉमी बन जाएगी, डिजिटल इकोनॉमी, जहां आसानी से एक दूसरे को लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है इसमें फ़ीस की जो है वो इंतहाई नॉमिनल फ़ीस होगी, ना कि हमारे पास जो डिफरेंट जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो कार्ड्स वाले प्लेयर्स हैं, जो जितना पैसा वो डिडक्ट करते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट से, डेबिट कार्ड पेमेंट से, उसका इम्पैक्ट जो होता है आप समझ लें कि 80% रिड्यूस हो जाता है। अपनी नॉलेज के लिए मुख्तसरन जानना था, अपनी नॉलेज के लिए मुख्तसर, क्या ये पाक कॉइन एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट हो पाएगा, हम खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे, यानी और चीज़ें इससे खरीदते? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है,
फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक मेरे देखिए एक्सचेंजेस पर जितने भी अभी एक्सचेंजेस अगर देखा जाए इंटरनेट के ऊपर तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा एक्सचेंजेस हैं, लेकिन नामी ग्रामी अगर मैं देखूं तो उसमें कोई 10, 20, 50 से ज़्यादा नामी ग्रामी एक्सचेंजेस नहीं है। बाकियों पर रिलाई भी नहीं करना चाहिए, उनका कोई पता नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा अपने फंड्स को सेफ लेके चल रहे हैं। एज फार एज पाक नहीं, बच्चा तो वो भी अच्छा था FTX वाला, हम तो समझते थे बाएतबारी, लेकिन लोगों के पैसे लेके बात, हाँ बिल्कुल बाकी बात बजाय, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आते ही जो चीज़ जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। ठीक है, ये हमेशा से देखा गया। जो चीज़ बहुत आराम से सुकून से, जैसे बिटकॉइन है या इथेरियम है और बहुत रूजा भी आई थी, डॉक्टर रूजा, मैंने सुना यहाँ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई मार्केटिंग का बंदा भी रखा था। देखिए डॉक्टर रूजा की जहां तक बात लंबे लंबे बाल थे, मैंने सुना था सांप की चुमिया भी लेता था वो। बिल्कुल मैंने सुना है, ऐसे हो सकता है गलत हो, मैंने गलत सुना हो। लेकिन उनके जो सबसे बड़ा था वो इन्फ्लुएंसर थी एक, ठीक है ना। उसके 8-9 लाख तो टेलीग्राम में हम खुद देखते थे, उनके लोग हुआ करते थे और उनको अप्रोच करते थे कि जो वो कहती थी उस हिसाब से वो 1 कॉइन की जो बाइंग और सेलिंग था उनमें उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अच्छा, अब दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी उन्होंने गेम करी और मेरे ख्याल उसमें कुछ मासूम पाकिस्तानी भी फंस गए। खैर एनीवे, छोड़ें इस बात को, दोबारा से नुक्ते पर आता हूँ। देखिए बात ये है कि पिछली दफ़ा की बातों को, जैसे आपने कहा माजी की बातों को भूलते हुए अब एक रिकग्निशन है। ज़रा बताइए कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि आपके इल्म में, जिन्होंने बाकायदा तौर पर क्रिप्टो करेंसी के लिए कानून साजी कर ली है, और कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी बाकायदा एक ज़र मुबादला के तौर पर इस्तेमाल भी हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसमें नंबर 1 तो USA है, उसके बाद यूरोपियन की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने अपनी 2 साल पहले अपनी पॉलिसीज़ लेकर आए, सेनेट में उनका बिल पास हुआ। इसके अलावा दुबई, UAE में जो सबसे बड़ा इस वक्त हब है, इस वक्त दुबई में सबसे बड़ा हब है। उसके बाद अगर हम बात करें मैंने कतर का भी सुना है, कतर की बात है। इसके अलावा दुबई तो बल्कि लाइसेंस भी आपको दे रहा होता है कि आप वहाँ जाकर ट्रेडिंग करें, अपना ट्रेड हाउस खोलें, ट्रेडिंग हाउस खोलें। अपना पाकिस्तान से बहुत सारे लोग चले गए, काफ़ी लोग चले गए। वो एक तो उसकी वजह ये कि वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पे आपको जगह जगह आपको बिल बोर्ड्स नजर आएंगे, आपको साइन बोर्ड, आपको जो है वो ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपको वहाँ पे चीज़ें बहुत नजर आएंगी। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि या तो ये टेक्नोलॉजी समझ नहीं पाते या इसको लाना नहीं चाहते, और ना लाने का नुकसान सबसे बड़ा ये कि हम टेक्नोलॉजी में वैसे ही पीछे रह गए। आजकल आपको पता है कि AI का दौर है, AI एजेंट का दौर है, रॉस का दौर है। तो इसके हवाले से देखा जाए तो बहुत सारी करेंसीज ऐसी हैं जो इन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वक्त तशहीर ना करूँ, क्योंकि इतना डरा दिया गया पाकिस्तान की आवाम को, हर तरह से हमें पूरे तरीके से डरा के, प्रेशराइज करके कि बात ही नहीं करनी क्रिप्टो के बारे में, वो आके पकड़ेगा, वो आके पकड़ लेगा, भाऊ आ जाएगा, भाऊ आ जाएगा। इस चक्कर में भाऊ आ जाएगा के चक्कर के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान की जो नामवर शख्सियात थी पाकिस्तान से पैसा लेके शार्ट हो गई। क्योंकि ये सबसे पहले तो एक वजाहत ले लूँ ना, क्लियर कर लूँ ना आप लोगों को, थोड़ा सा आपको बता दूँ, आप तो मासूम बच्चे हैं, ये VPN लगा देंगे, VPN ब्लॉक कर देंगे, उससे यूं कर देंगे। ये जो क्रिप्टो वॉलेट होता है ये आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर ये आपकी मिल्कियत है। सही कह रहा हूँ मैं? आप क्लियर कीजिएगा मोहम्मद हारून साहब। इस क्रिप्टो वॉलेट में अगर आपने पैसे मुझे भेज दिए बिलफर्ज, जो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि मौजूद ही नहीं था फ्रेमवर्क, इसलिए मैं क्रिप्टो वॉलेट बना लूँ, उसमें मैं जितने मर्जी पैसे भर लूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ से ये फ़ोन जेब में डालूँ, फ़ोन ना भी डालूँ, इसके अंदर एक चाबी होती है नाज़रीन, वो वाली चाबी नहीं होती, कुछ अल्फाज का मुरक्कब होता है, वो अल्फाज मैं अपने पास लिख लूँ, हाथ पे लिख लूँ, कागज़ पे लिख लूँ, जेब में डाल लूँ, फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लूँ। अगर मेरे पास सिर्फ वो स्क्रीनशॉट मौजूद है नाज़रीन, मुझे फ़ोन की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वो ज़ुबानी याद कर लूँ अल्फाज तो भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं दुनिया में कहीं पर भी चला जाऊं, मुझे अगर वो अपने नोटू चाहिए, मैं सिर्फ वो 12 अल्फाज कंप्यूटर में डालूंगा, किसी का मुझे रोक नहीं सकता कि मैं वहां से पैसे निकलवा ना सकूं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही बता दें आप। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी जो ब्यूटी है इस वक्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जब भी आप उसका कोई प्रोटोकॉल या आप उसका कोई वॉलेट डाउनलोड करते हैं तो आपको वो 2 चीज़ें देते हैं, एक आपकी पब्लिक की और एक आपकी प्राइवेट की। आप जिस ये 12 अल्फाज की बात कर रहे हैं, जिसको हम 18 अल्फाज भी कह सकते हैं, 24 अल्फाज भी आते हैं, कहीं 28 भी आते हैं, ये बेसिकली प्राइवेट कीज़ का मजमूआ होते हैं। अगर आप इसको याद भी कर लेंगे तो आपको वॉलेट में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी इसको इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद वही टोकन आपके पास रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ जाती है। वॉलेट का बेसिकली काम है इस प्राइवेट कीज़ को अपने पास होल्ड करना, ठीक है। अगर वो वॉलेट आपका गुम भी हो जाए और प्राइवेट कीज़ आपने स्टोर की हुई हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसको दोबारा से इंपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी दुनिया में, कहीं पर भी कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी और वॉलेट में भी कर सकते हैं। यानी कि आपने फैंटम वॉलेट की प्राइवेट कीज़ डाउनलोड की, आप चाहें तो उसको ट्रस्ट वॉलेट में दोबारा इंपोर्ट कर सकते हैं।
या आपको कहीं फिक्स नहीं है कि जैसे अगर आप किसी बैंकिंग चैनल को यूज़ कर रहे हैं तो आप पाबंद हैं कि आप उसी बैंकिंग चैनल की ऐप यूज़ करें दुनिया भर में, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये इसकी खास बात है, वो खाली आपको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके पास जितने भी वॉलेट इस वक्त दुनिया भर तो में नाजरीन, मौजूद हैं। दुनिया जहां का जिधर का भी जोर लगा लिया जाए, अगर जिन लोगों ने अपने पैसे इसमें मुंतकिल कर दिए थे आज तक की तारीख में, वो जहां पर भी जाकर वो पैसे निकलवा सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे पाकिस्तानी पैसे लेकर अब जा चुके हैं। अब पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पकड़ो 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 पकड़ो, वो पकड़ने के चक्कर में वो सब लोग जा चुके हैं पाकिस्तान से। आप आज की तारीख में मोहम्मद हारून साहब क्या एयर टिकट खरीद सकते हैं क्रिप्टो से? जी बिल्कुल खरीद सकते क्या हैं। आप गाड़ी खरीद सकते हैं क्रिप्टो गाड़ी से? भी खरीद सकते हैं। क्या दुबई के अंदर आप फ्लैट खरीद सकते हैं क्रिप्टो बिल्कुल से? खरीद सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप क्रिप्टो का नाम नहीं ले सकते, वरना आपको कोई आके वो पकड़ लेगा, कोई वो पकड़ लेगा, कोई वो पकड़ लेगा। सर ये किस तरह, ये क्या होगा, आप मुझे बताएं। ये देखिए, सही इस चीज़ को- तरीका इस- नहीं इस है, चीज़ बुरा को ना जित- मानिएगा। इस चीज को आप जितना रोकेंगे वो आपको उतना और ज्यादा आपको वो पुश करेगी। पाकिस्तान अभी का इस वक्त कौन सा पाकिस्तान- नंबर है क्रिप्टो यूजर्स में? पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो 20 मिलियन इस वक्त सब्सक्राइबर मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो सब्सक्राइबर हैं इस वक्त 20 मिलियन है, जिसमें और एनोनिमस वॉलेट्स की तो तादाद पूछे ही ना। वो तो खैर बहुत ज़्यादा, वो तो अपने आईपी एड्रेस से आप निकालेंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि पाकिस्तान के पास इवन अभी 2 साल पहले जो 1 साल पहले जो खबर आई थी, $20 बिलियन का वॉल्यूम आया पाकिस्तान में, यानी कि वियतनाम, इंडिया एंड पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नाम आता है। इसका मतलब ये कि लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो अडॉप्ट कर रहे हैं स्पेशली जो आपकी यंग जनरेशन है, जिसको आप 20 साल से लेके 20 अपने 30-32 साल तक के जो लोग हैं, 70-60% तो खाली उनका मोहम्मद influence हारून है। साहब, एक सवाल, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी, आप भी, मैं भी, ये सब भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में तरसीलात ज़र्ब करते हैं, जी रेमिटेंस। मैं नोवेल किस्म का, एक नए किस्म का एक प्रपोजल ये देता हूं कि अगर हुकूमत कानून साजी बाकायदा तौर पर कर दे, कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, यकीन करें चंद सेकंडों के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज सकते हैं इन नेटवर्क्स यूज़ करके। सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका तरीका ये है कि अगर चंद आपके सेकंड, पास और बिल्कुल- फीस ना होने के बराबर। फीस ना होने के बराबर होती है। जैसे अगर आपने अगर 1000, 2000, 10,000, 20,000 या लाख डॉलर भिजवाने हैं तो मुख्तलिफ ब्लॉक चेन जो वो मुख्तलिफ पैसे डिडक्ट करती हैं। ठीक है, इथेरियम की गैस फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप ट्रॉन से भेजें, सोलाना से भेजें तो वो हार्डली आपको $1 आपके डिडक्ट होते हैं या $0.5 आपके डिडक्ट होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस। सबसे बड़ा कन्वीनियंट ये फ़ायदा है कि आपको ये सेकंडों में आपको ट्रांजेक्शन मिल जाती हैं आपको। क्या बैंक, बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान को भूल जाएं, अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लेता मैं, क्या बैंक आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी के जरिए रेमिटेंसेस एक दूसरे को भेजते हैं, एक दूसरे के साथ तरसीलात ज़र करते हैं क्रिप्टो यूज़ करके? जी बिल्कुल, इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो XRP है, रिपल है। जब ये 2014 में कंपनी लॉन्च हुई थी, 2015 में अपना ये लेकर आया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि पहली मैंने ट्रेडिंग ही XRP भी की थी। 9 सेंट का वो मुझे मिला था कॉइन, और मैंने इसको फिर $2 पे जाके सेल आउट किया था। और हमारे पास एक ऐसा पाकिस्तानी बैंक है जिसकी इनवर्ड रेमिटेंस भी XRP के जरिए आती है, लेकिन हम आउटवर्ड नहीं कर सकते, यहाँ से भेज नहीं सकते, क्योंकि हमें भेजने के लिए भी XRP चाहिए। XRP के लिए फिर किसी ट्रेजरी से बात करेंगे, स्टेट बैंक से बात करेंगे, चूँकि हमें अलाउ नहीं है तो हम इसलिए यहाँ से भेज नहीं सकते। लेकिन जो इनवर्ड रेमिटेंस आ रही है वो हमारी XRP के जरिए आ रही है, रिपल के जरिए आ रही है। तो इसका क्या मतलब, हम आपने मुमालिक का नाम लेना था, माजरत मैंने आपको दूसरी बहस में डाल दिया। क्या आपके ख्याल से आज की तारीख में डिजिटल एसेट्स का वर्ड यूज़ करूंगा क्योंकि ये बड़ा वसी लफ्ज़ जी है, बिल्कुल। हुकूमत भी डिजिटल एसेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रही है। डिजिटल एसेट्स के अंदर पाकिस्तान लेट अडॉप्टर है या वेरी लेट अडॉप्टर है, ये सवाल आपसे अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान की क्लियर बात है, करना। पाकिस्तान में अर्ली अडॉप्टर तो नहीं है। नहीं, पाकिस्तान अर्ली अडॉप्टर नहीं, पाकिस्तान आप समझ ले कि थोड़ा सा लेट अडॉप्टर्स हैं। जैसे मैं जब 2017 में मैंने जब बताना शुरू किया, या मैं अपने जितने फोरम पे जाता था मैं कहता था, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्कैम समझते थे, स्पेशली बिटकॉइन को। लेकिन आज ये कि कम से कम वो उसको स्कैम नहीं समझते, उसको टेक्नोलॉजी को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन की बैनुल अक़वामी जो क्या कहें कि कॉन्फ्रेंस कह लें, क्या कह लें, उसके लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आप, क्या उसमें गए थे बिटकॉइन के अंदर? आपने देखा होगा बिटकॉइन के बिल्कुल वो ऊपर गया, उन्होंने जाके यही बताया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इस वक्त जो सबसे बड़ा जो माइनिंग पूल है वो USA में ही है, फाउंड्री USA नाम है, टेक्सास में है, और उसका साइज़ इतना बड़ा है। उसने जो मशीनें इस वक्त जो लगाई हुई हैं, तकरीबन कोई 20 से 25 लाख तो मशीन उनके पास हैं। 45% का जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि 45% जो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है माइनिंग में, अब आप लगा लें पर डे वो कितना वो अर्न कर रहे हैं। आपने जो बात की थी ना डिजिटल एसेट्स की, अब तो लोग क्रिप्टो रिजर्व की बात कर रहे ये हैं कि जो किस कंट्री के पास कितना डोगी क्रिप्टो कॉइन रिजर्व है या डोजी कॉइन है या आप डोज कॉइन कह लें या डो कॉइन कह लें,
मैंने सुना है कि इसकी एक बहुत बड़ी मिल्कियत इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क साहब के पास है। बिल्कुल ऐसी सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसी है। डोज कॉइन जब आया था तो ये लोग गलत लोग हैं? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि गलत लोग हैं? नहीं, डोज कॉइन का जो आपका डेवलप नहीं, पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो एक सोच है, इसका मतलब है पाकिस्तान की सोच कह रही है कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी गलत आदमी है, उसने गलत पैसे लगाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं ना भाई ये गलत है, गलत काम है ये। बिल्कुल गलत बात है। आप इसको जितना गलत हम कह रहे हैं 2 नंबर काम है, हम तो कह रहे हैं 2 नंबर काम है। पाकिस्तान हमसे ज्यादा कौन अच्छा हो सकता है? नहीं है, ये नुकसान करेंगे जो लोग इसको गलत बोलेंगे, जो लोग इसको गलत इसको इलोन मानेंगे। मस्क जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो सैर कर रहा है, मिरिख की सैर कर रहा है, चांद की सैर कर रहा है, ये बोल रहे हैं वो 2 नंबर है। तुम्हारे यहाँ वो हाँ, औरंगजेब परसों अंचोली में लुट गया, ये सही है, ये सही है, वो गलत है। यार को पत्थर ना मैं अपना सर फाड़ लूं। यकीन करो मुझे कभी कभार जो ना वो बड़ा वो होता है। अभी मैं अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ था मैंने काफी देर से, क्योंकि बंदा शरीफ सीधा साधा आया हुआ था मेरे सामने। यार मुझे समझ में नहीं आ रही, या हम उनसे ज्यादा होशियार हो गए। मतलब आप मुझे बताएं कि वो जो नेगोशिएशन हो रही, मैंने सुना अभी ये जितने बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पीछे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंस के नाम हैं। मैंने ऐसा सुना है। जैसे अभी आपने रिपल का जिक्र किया, मैंने सुना है रिपल स्टेबल कॉइन भी ला रहा है। तो इनके पीछे तो मैंने सुना है वर्ल्ड के बड़े बड़े नाम हैं, इकोनॉमिस्ट से एडवाइस ले रहे हैं ये लोग। तो ये लोग गलत हैं, हम सही हैं। देखें, जैसे ब्लैक रॉक की मिसाल ले लें, माइक्रो स्ट्रेटेजी की मिसाल ले लें जी, जितनी होल्डिंग अब इनके पास है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन्हीं के पास आ रही है। और ये हर साल, हर महीने, हर हफ्ते जो है ये बाय कर रहे होते हैं जब जब इनको बिटकॉइन की प्राइस इनको नजर आता है। सर हमारा जीडीपी मैं आपके सामने कहना नहीं चाह रहा, वरना मेरा मुंह जो है वो खुल जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैंने दवाई वैसे खाई हुई है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की कैप अभी 3.24 ट्रिलियन डॉलर्स है। हर लम्हे बदल रही होती है और अभी काफी नीचे गई है, ऐसे ही आपको बता रहा हूं मैं। 3.24 ट्रिलियन डॉलर्स, ये गलत है, ये सब झूठ है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि जो आपके पास रिजर्व्स हैं, अगर अपने क्रिप्टो रिजर्व आप बढ़ाते हैं, जैसे भूटान के मैं मिसाल दूं, 33% कंट्रीब्यूट कर रहा है सार्क का मुल्क है। 1/3 उसका जो क्रिप्टो है, जो उसका जो क्रिप्टो करेंसी की जो रिजर्व है, जिसको हम क्रिप्टो रिजर्व कहते हैं, डिजिटल एसेट्स भी नहीं बल्कि क्रिप्टो रिजर्व। भूटान के पास 33% रोल प्ले करता है क्रिप्टो जो है उनकी जीडीपी में जी। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 3.2 ट्रिलियन डॉलर की जब बात करें मार्केट की, कल को ये 4-5 ट्रिलियन डॉलर चली आती है। पाकिस्तान अगर उसमें से अपना खाली 20 बिलियन डॉलर भी अपने रिजर्व कर ले तो मेरे ख्याल से आप अंदाजा लगा लें कि फॉरेन रिजर्व कहाँ पड़ा होगा और हमारा क्रिप्टो रिजर्व कहाँ पर होगा। ये बात समझनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानियों को, पॉलिटिशियंस को, कि हम बहुत पीछे रह गए। टेक्नोलॉजी भी हम पीछे रह गए। जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, डेवलपर की, पाकिस्तानियों में मतलब पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है। पढ़ाया नहीं जाता कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है। ये तो एक प्रॉब्लम को इन्होंने टच किया। आज हमने एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया, डिजिटल एसेट्स। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर आज फ्रीलांसर पेमेंट मंगवाने में भी बहुत परेशान है। इंटरनेशनल पेमेंट्स का सिस्टम हमारा बहुत कमज़ोर है, बुरा ना मानना। हम अपने आप को एक वेल रेगुलेटेड इन्वायरमेंट कहना चाह रहे हैं, क्या दुनिया भी हमारे बारे में ये राय रखती है? बड़ी मुश्किल से हम लोग वाइट लिस्ट, बड़ी मुश्किल से हमने इंटरनेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की। स्टॉक एक्सचेंज, नाजरीन आज मुझे खुल के कहने दें, स्टॉक एक्सचेंज की आज जो वैल्यू हुई, किसी रेगुलेटर ने उंगली उठा के ये नहीं कहा कि स्टॉक एक्सचेंज इतना बढ़ गया। सर डॉलर आप लोगों के सामने नाजरीन आपने देखा 100 कुछ रुपए से उठकर 330 रुपए तक भी गया। हम सिर्फ टीवी के ऊपर कमेंट्री ही कहते रहे। क्या वो स्पेकुलेशन नहीं थी? क्या ये स्पेकुलेशन नहीं है? क्रिप्टो को सिर्फ स्पेकुलेशन कहना, मेरे ख्याल से मैं इस पर कोई राय नहीं दूँ। मेरी अपनी राय बदली है। आपको पता है मैंने कितनी खिंचाई की उन लोगों की जिन्होंने क्रिप्टो पे बात की, लेकिन वक्त की ज़रूरत होती है। वक्त बदलता है, बंदे को मुज़ाकरात भी करने पड़ जाते हैं। वक्त बदल रहा है। आज हमारे मेहमान आए मोहम्मद हारून साहब, जिनका शोबा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन रिसर्च है। इन्होंने हमें थोड़ा इसके बारे में एजुकेट किया। इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि शो पर हमारे साथ तशरीफ़ लाए। मैं अब इसका थोड़ा बहुत समअप करता हूं कि जो चीज़ मुझे समझ में आई इनकी गुफ्तगू से, वो यही थी कि दुनिया के अंदर डिजिटल एसेट्स का तस्वुर या जो भी इसकी जो मुख्तलिफ अशकाल है वो बहुत सारे ममालिक में हो चुका है। उसके लिए बाकायदा फ्रेमवर्क्स भी तैयार हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन ममालिक के अंदर डिजिटल एसेट्स मेंटेन भी कर रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तरसील ज़र के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम पैसे एक दूसरे को भेज सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑनलाइन ऐप्स का इस्तेमाल बहुत अरसे से है। वो स्टॉक एक्सचेंज भी एक एक्सचेंज ही है। इसी तरह फ़ॉरेन एक्सचेंज की ख़रीदो फ़रोख्त तो हम नहीं कर सकते, लेकिन तरसील ज़र के लिए
आसानी के लिए आपको पता होगा बहुत दफ़ा मैसेजिंग सिस्टम्स के ज़रिए हम ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नोटिफिकेशन आती है और हम फ्रंट काउंटर पे जाकर किसी भी मनी चेंजर के पास जाकर अपने पैसे रिसीव कर सकते हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत इस कानून साजी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले। ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मफादात के लिए। और दूसरा ये कि हमारे फ्रीलांसर्स और ख़ास तौर पे आईटी के शोबे में काम करने वाले लोग जिनको डिजिटल एसेट्स के ज़रिए ही पेमेंट होती है, वो दूसरे ममालिक में लेने के बजाय पाकिस्तान में रिसीव करें। और फ्रेमवर्क बनाने से एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का सरमाया पाकिस्तान में ही रहेगा, जिसके मुतालिक मैं आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर ज़रूर बात करूँगा। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।